हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। तो वेलकम बैक टू महामना एकेडमी। दिस इज ओमी त्रिपाठी एंड अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सीयूईटी के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सो हमने पिछले लेक्चर में काफी कुछ कवर कर लिया था। हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, और हमने नेचर भी कवर कर लिया है। ओके, हमने नेचर भी पढ़ लिया। हमने पढ़ा है कि व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड व्हाट इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यस, हमने ये सब कवर कर लिया है। हमने बहुत सारे डिफिनीशंस को देखा है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के डिफिनीशंस क्या हैं, क्या क्या फिलोसोफर्स और जो डिफिनीशन दिए गए हैं उनके बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि नेचर हमने बेंडा की स्टोरी पढ़ी थी। आपको तो याद होगा बेंडा की स्टोरी, आगे भी काम आने वाली है, सो बी केयरफुल। आप पिछला पूरा रिवाइज करके देखिए, ठीक है। और उसके बाद हमने तोरेंद्रम टाउन में क्या क्या कैसे पॉसिबिलिज्म पॉसिबल है वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने एक मिडिल पाथ को देखा था जिसको जिसको कहते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म, ठीक है। ये तो आपको याद ही होगा, जो ग्रिफिथ टेलर द्वारा दिया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, ओके। सो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक का थीम क्या है, टॉपिक बताना क्या चाहता है। तो देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब यू नो, थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम का मतलब ये है कि कैसे ज्योग्राफी इतिहास के गलियारों में से बाहर आई है, इसे समझेंगे हम आज। कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ते हैं, हिस्ट्री को टेम्पोरल बेसिस पे पढ़ते हैं ना। लेट मी इंट्रोड्यूस, लेट मी, ओके, इरेज दिस। तो हम हिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं? हिस्ट्री टेम्पोरल बेसिस पे पढ़ते हैं। टेम्पोरल बेसिस पे मतलब कि हिस्ट्री को हम देखते हैं टाइम के बेसिस पे, कि 200 साल पहले क्या हुआ, 200 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, डायनासोर्स कब आए, मुगल पीरियड कब चला। ये सब हम कैसे पढ़ते हैं? हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना। हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, ये पढ़ते हैं हम टेम्पोरल बेसिस पे। वैसे ही ये जो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी की भी एक हिस्ट्री है। हम सब जानते हैं कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो सब कुछ एक हिस्ट्री के रूप में हम पढ़ सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहले की शुरुआत में जो ह्यूमन था उसके पास कुछ नहीं था, तो वो पहले पेड़ों पे रहता था। धीरे धीरे उसने हर्ड्स को बनाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद पहले तो वो कच्चा खाना खाता था, उसके बाद धीरे धीरे फायर का इन्वेंशन हुआ। दिस ऑल वी स्टडीड इन हिस्ट्री, है ना। और ये सब ज्योग्राफी का भी पार्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले कि जो ज्योग्राफी है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो अगर ज्योग्राफी वास्ट सब्जेक्ट है तो वो सबसे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग जो भी सिस्टर डिसिप्लिन है उससे ज्योग्राफी बहुत रिलेटेड है, और यही हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। देखो इसमें क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ adoption, adjustment with the modification of environment start with the appearance of human being। इसका मतलब ये है कि वो जो एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले अडाप्टेशन हुआ, ठीक है। जैसे ह्यूमन बीइंग क्या किया, पहले अडाप्ट किया नेचर को, जैसा था वैसा ही उसने अडाप्ट किया। दूसरी, फिर सेकेंड फेज आया जिसमें कि ह्यूमन बींग्स स्टार्ट एडजस्टिंग देयर सेल्फ। उसने एडजस्ट किया अपने आप को नेचर के साथ। लाइक जब कभी खाने के लिए खाने की जरूरत पड़ी तो उसने ट्रीज पे चढ़ के प्लांट्स लिए, ट्रीज पे चढ़ के फ्रूट्स लिए, फिर प्लांट्स को ग्रो कराए, ठीक है। ये सब एडाप्टेशन है। और इसमें क्या दिया है, एडजस्टमेंट। यस, ये सब एडजस्टमेंट है। कैसे? ठंडी के मौसम में इंसान ने गर्म कपड़े बनाया और अपने आप को एडजस्ट किया, ठीक है, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट किया। थर्ड आता है मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट का ये मतलब है कि कैसे एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया गया, और वो है मॉडर्न फेज। मॉडर्न फेज में क्या कर रहा है ह्यूमन? ह्यूमन नॉट एडजस्ट देमसेल्फ विद एनवायरनमेंट, वो क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एनवायरनमेंट को। आज के टाइम में आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके अगल बगल वेदर कैसा है, आप अपने रूम का वेदर चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए आपके एरिया में समर है, मान लो समर है और गर्मी पड़ रही है, बट यू हैव दैट पावर कि आप इंस्टॉल कर लो एसी अपने रूम में और आप ठंडी
आप ठंडी का एहसास ले सकते हो, टेम्परेचर एकदम डाउन रहेगा। सो इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। अब हम इस फेज पे आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि हम क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं एनवायरमेंट को। तो हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी कॉरिडोर्स ऑफ टाइम से बाहर निकल रहा है, कैसे इतिहास के गलियारों में से बाहर निकला। सबसे पहले ह्यूमन अडाप्ट करता था, देन एडजस्ट करना सीखा, और उसके बाद आज के टाइम में कैसे मॉडिफिकेशन अब करने लगा। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन दिस टॉपिक। ओके, तो देखो, thus the concern of human geography have a long temporal continuum through the approaches to articulate them have a change over time। इसका मतलब ये है कि ये जो ह्यूमन ज्योग्राफी का कंसर्न है, ये टेम्पोरल बेसिस पे, इसको भी हम पढ़ते हैं टेम्पोरल बेसिस पे, और इसका जो अप्रोचेस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ठीक है, हम लोग देखो टेम्पोरल बेसिस पे वी स्टडी, हम सिर्फ हिस्ट्री को टेम्पोरल बेसिस पे नहीं पढ़ते। मैंने अभी बताया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है, तो हिस्ट्री को सिर्फ टेम्पोरल बेसिस पे नहीं पढ़ते, अब हम ज्योग्राफी को भी टेम्पोरल बेसिस पे ही पढ़ते हैं। कैसे, तो देखो, जो मैंने अभी बताया कि कैसे धीरे धीरे एडाप्टेशन से मॉडिफिकेशन, एडाप्टेशन से एडजस्टमेंट एंड मॉडिफिकेशन है, तो ज्योग्राफी को भी हम टेम्पोरल बेसिस पे पढ़ रहे हैं। और टेम्पोरल बेसिस के हिसाब से जो इसके अप्रोचेस है ना, अभी हम स्कोप ही पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के स्कोप पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस वीडियोज में, इस लेक्चर में अप्रोच पढ़ेंगे। तो स्कोप एंड अप्रोच आर रिलेटेड थिंग्स। ओके, अप्रोच एक, स्कोप जो है वो ब्रॉडर सेंस में कहते हैं, अप्रोच थोड़ा स्मॉल सेंस में है। तो ये जो अप्रोचेस हैं ज्योग्राफी के, वो चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से। ठीक, टाइम के हिसाब से इसके अप्रोचेस चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी इज डिपेंड ऑन टाइम। जैसे कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या है, कि इसके जो सारे इवेंट्स और फेनोमेनन्स हैं, इवेंट्स एंड फेनोमेनन्स, वो टाइम एंड स्पेस इसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। फर्स्ट वीडियोस में हमने यही पढ़ा था कि व्हाट इज ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को हमने ऐसे पढ़ा था कि ज्योग्राफी के जो सारे इवेंट्स एंड फेनोमेनन्स हैं वो टाइम और स्पेस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो जब टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं तो इसके अप्रोचेस जो है वो भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो मैंने तुम्हें बताया कि कैसे 3 फेजेस आए, पहला क्या था, पहला था एडाप्टेशन, सेकेंड वाज एडजस्टमेंट, और थर्ड था मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो 3 फेज था, ये जो 3 फेज है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले एक ब्रॉड सेंस में आपके बुक में दिया है, देखो कैसे कैसे चेंजेस आए। तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, अर्लियर देयर वाज, ये फर्स्ट फेज की बात चली है। ठीक है, अभी जो मैं बताऊंगी फर्स्ट फेज है कैसे। अर्लियर देयर वाज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज एंड नॉलेज अबाउट द अर्थ ईच अदर वाज लिमिटेड। इसका मतलब ये है कि हम जैसा कि जानते हैं, शुरुआत में जब सबसे पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब किसी चीज का नॉलेज नहीं था, उस टाइम जो इंटरेक्शन था दूसरे दूसरे सोसाइटी के बीच, दूसरी दूसरी कंट्रीज के बीच, वो बहुत ही कम था, और हमें नॉलेज भी बहुत कम था। जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया है कि फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो कौन सिग्निफाई करता है, किस कारण इनका रिलेशन अच्छे से बैठता है, तो वो है टेक्नोलॉजी। हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अब देखो, पहले टेक्नोलॉजी नहीं था तो जो दोनों के बीच जो रिलेशन था वो उतना ज्यादा नहीं था, वो लिमिटेड था। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ट्रैवलर्स आए, उन्होंने एक्सप्लोरेशंस किया और बहुत सारी चीजें फाइंड की, लाइक अमेरिका फाइंड हुआ, इंडिया फाइंड हुआ। यू टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि अमेरिका और इंडिया किसने फाइंड किया, हु वाज द ट्रैवलर, नेम बताना आप। ठीक है, मैं इसमें नहीं बताऊंगी, अगले लेक्चर में बताऊंगी। तो देखो, जैसे अमेरिका, इंडिया फाइंड हुआ, ट्रैवलर्स ने बहुत कुछ फाइंड किया। ऐसी अफ्रीका, पहले यूरोपियंस जो थे उन्हीं के ट्रैवलर्स गए थे। ठीक है, एक्सप्लोरेशन हुआ, वॉयजेस गए, और उसके बाद लिखना शुरू हुआ। ठीक है, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन मिले उसे हम लिखना शुरू किए। ये फर्स्ट फेज था। फिर सेकेंड फेज क्या हुआ, इन लेट 15th सेंचुरी से सेकेंड फेज शुरू हुआ। देखो 15th सेंचुरी में क्या हुआ, 15th सेंचुरी विटनेस अटेम्प्ट टू एक्सप्लोरेशन इन द यूरोप एंड स्लोली द मिथ्स एंड मिस्ट्रीज अबाउट द कंट्रीज एंड द पीपल स्टार्ट टू ओपन अप। इसका मतलब ये है कि 15th सेंचुरी में यूरोपियंस द्वारा एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ।
ठीक है, यूरोपियंस द्वारा एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और स्लोली जो मिथ्स था, मिथ और मिस्ट्रीज जो थी हमारे कंट्रीज के बारे में, हमारे अर्थ के बारे में, वो कम होना शुरू हुई। कैसे कम होना शुरू हुई तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये जानते हैं कि सबसे शुरुआत का ये जो मिथ था हमारी कंट्रीज के बारे में, मिथ ये था कि अर्थ इज प्लेन, ठीक है, अर्थ प्लेन है, वो फ्लैट है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब यूरोपियंस ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, यूरोपियन ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया, एक मिनट, यस, यूरोपियंस ने एक्सप्लोरेशन शुरू किया तो पता चला कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज जॉइंट शेप। एक्चुअली जॉइंट शेप, इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, ठीक है, इट इज नॉट विच वी थिंक कि वो फ्लैट है। और लेकिन आपको एक बात कहूं कि ये जो यूरोपियंस ने एक्सप्लोर किया, यूरोपियन ने सब कुछ फाइंड किया, ये एक्चुअली जहां जहां यूरोपियंस ने कॉलोनीज बनाई वहां यूरोसेंट्रिक स्टडीज को डाल दिया, इसलिए आप ये पढ़ रहे हैं कि यूरोपियंस ने सब कुछ फाइंड किया। बट वी नो कि इंडिया में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत कुछ फाइंड किया है, और हमारे इंडिया में पहले ही लिखा चुका था कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, अर्थ इज जॉइंट शेप। ओके, ये पहले से ही है हमारे इंडिया में, बट यूरोपियंस अपने ही सारे क्रेडिट्स ले लेते हैं, बिकॉज आप तो जानते हैं कि ब्रिटिश कैसे हम पे कॉलोनी बनाए थे और फिर रूल किए, तो जो भी सारी स्टडीज है वो ब्रिटिश ने अपने हिसाब से ले लिया है, मतलब अपने यूरोसेंट्रिक कर दिया सारी स्टडीज को, ठीक है, क्या कर दिया है, यूरोसेंट्रिक। तो वापस आते हैं हम टॉपिक पे। तो सेकेंड फेज आपको समझ आ गया होगा कि कैसे 15th सेंचुरी में एक्सप्लोरेशन हुए और उसके बाद यूरोसेंट्रिक व्यू से सब कुछ गढ़ा गया और बताया गया कि कैसे मिस्ट्रीज को सॉल्व किया गया कंट्रीज के बारे में, ठीक है। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं तो कॉलोनियल पीरियड आता है। अब कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ, तो कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइड इम्पिटस टू फर्दर एक्सप्लोरेशन। अब उसके बाद क्या हुआ कि कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज्यादा और एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, और एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ और रिसोर्सेज के बारे में, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में हमें जानकारी मिलने लगी। इस बार रीजन्स के बारे में, रीजनल ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा पढ़ने जाने लगा। देखो, शुरुआत में हमने क्या किया था, सबसे पहले वो ट्रैवलर्स आए, बहुत कुछ फाइंड किया। सबसे पहले तो कंट्रीज हमें पता नहीं थी कौन कहाँ है, बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारे कंटिनेंट्स हमें पता चले। फिर धीरे धीरे कॉलोनीज बनी, ठीक है, कॉलोनीज बनी, और उसके बाद थर्डली जब कॉलोनीज एस्टैब्लिश्ड हो गई तो जिस रीजन में वो लोग कॉलोनीज बनाए थे उस रीजन के बारे में पढ़े, उस रीजन के बारे में पढ़े तो क्या मिला, हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की जानकारी मिली। तो ये थर्ड फेज जो है उसमें हमें रिसोर्सेज के बारे में जानकारी मिला, ठीक है। तो ये 3 फेजेस था जो ब्रॉडली बताया गया है, लेकिन इस 3 फेजेस के अलावा बहुत ही डिटेल में आपके बुक में एक टेबल बनाया गया है जिसमें कि पूरा पीरियड, अप्रोच, ये देखो पीरियड, अप्रोच और ब्रॉड फीचर्स को बताया गया, और इसे पढ़ना जरूरी है। इससे आता है आपके सीयूईटी में और बोर्ड्स में, दोनों में क्वेश्चन आता है, तो बी केयरफुल और जो पढ़ा रहे हो ध्यान से सुनो। तो देखो, पहला पीरियड है कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा कैसे कॉलोनीज बनी, कॉलोनियल कंट्रीज थी, लाइक यूरोप था जो कॉलोनी बनाता था दूसरे कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो कॉलोनियल पीरियड आया। अप्रोच क्या था, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें सबसे पहला अप्रोच लिया गया कि एक्सप्लोर करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, इंपीरियल एंड ट्रेड इंटरेस्ट प्रोमोटेड द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज। इसमें क्या हुआ कि यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनका 2 मोटिव था, 2 मोटिव था। सबसे पहला कि वो अपने ट्रेड को बढ़ाएं, ठीक है, ट्रेड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो, और दूसरा उनका इंपीरियलिज्म बढ़े। इंपीरियलिज्म क्या था कि वो रूल करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर। जब वो रूल करना चाहते तो ये 2 चीज जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड करेंगे किसी के साथ तो रिसोर्सेस हमारी कंट्री में आएंगे, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल हमारी कंट्री में आएगा, और जिसके ऊपर रूल करेंगे वो हमारे अंडर में रहेगा। तो इंपीरियलिज्म सबसे पहले बढ़ाना चाहते थे वे, ठीक है। तो वो क्या करना चाहते थे, दे वांट टू रूल ओवर द वर्ल्ड, और इस वजह से उन्होंने एक्सप्लोरेशन शुरू किया और डिस्क्रिप्शंस बनाने और उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया, ठीक है। फिर सेकेंड फेज आता है कॉलोनियल पीरियड का। फर्स्ट फेज भी कॉलोनियल पीरियड का था, लेकिन सेकंड फेज जो था उसमें कॉलोनीज एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी, वो फेज है, ठीक है। देखो, इसमें रीजनल एनालिसिस होने लगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि कॉलोनी बनाने के बाद वहां के रीजन्स को पढ़ना शुरू कर दिए वो लोग, ठीक है। देखो, एलाबोरेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द रीजन वेयर अंडरटेकन। इसका मतलब जिस भी रीजन में वो रह रहे हैं
उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शंस उन्होंने जानना शुरू की। तो देखो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, रीजन्स को फाइंड किया, ठीक है। रीजन्स को जब फाइंड किया तो वहां बना ली अपनी कॉलोनी, ठीक है, कॉलोनी बन गई। अब रीजन्स में जो भी रिसोर्सेज है उनके बारे में उन्होंने पता करना शुरू किया। लाइक हमें सब कुछ पता चल गया है कि कौन सा कंटिनेंट कहाँ है, कौन सा कंट्री कहाँ है। अब उसके रिसोर्सेज के बारे में पता लगाना शुरू किया। लाइक अगर इंडिया में वो है तो इंडिया में रिवर कहाँ है, कौन सी रिवर कहाँ से बह रही है, कहाँ प्लेट्यूज है, कहाँ पे कोल मिलेगा, कहाँ पे आयरन मिलेगा, ये सब कहाँ पे पेट्रोलियम मिलेगा, ये सब रीजनल एनालिसिस धीरे धीरे शुरू हुआ, ठीक है। तो जो सेकेंड फेज आता है कॉलोनियल पीरियड में जिसमें रीजनल एनालिसिस होता है, उसमें यही सब पता करते हैं कि रीजन्स में क्या क्या कहाँ कहाँ रिसोर्सेज अवेलेबल है वो। फिर थर्ड पीरियड आता है 1930 का थ्रू द इंटर वॉर पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर थर्ड 1935 के बाद शुरू हो गया था। तो ये जो पीरियड था ये इंटर वॉर पीरियड था जिसमें कि अप्रोच लिया गया एरियल डिफरेंशिएशन का। एरियल डिफरेंशिएशन में ये किया गया कि अलग अलग एरियाज के अलग अलग यूनिकनेस को देखा गया कि दोनों में क्या यूनिक चीजें, दोनों में नहीं मतलब अलग अलग एरियाज की क्या यूनिक चीजें हैं, उनके फीचर्स क्या है, उनको डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया गया। लाइक यहाँ पे है एशिया, यहाँ है एशिया और यहाँ है अमेरिका। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो पता करने लगे वो लोग की क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या फीचर्स यहाँ है, कौन कौन से रिसोर्सेज यहाँ है। तो ये एरियल डिफरेंशिएशन होने लगा। फिर फोर्थ फेज आता है लेट 1950s एंड द लेट 1960s का। लेट 1950s और लेट 1960s में स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन होने लगे। स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन क्या होता है? तो देखो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन कैसे आए पहले ये समझते हैं। देखो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एनालिसिस होने लगा, सोफिस्टिकेटेड स्टैटिस्टिकल टूल का यूज होने लगा, लॉ ऑफ फिजिक्स यूज होने लगा। कहाँ पे? मैप्स में और ह्यूमन फेनोमेनन को पढ़ने के लिए। इसका मतलब अब हमें जैसे हमें ये पता चल गया है कि ये यहाँ रिवर है, बट रिवर की लंबाई क्या है, वो कहाँ से निकल रही है। उसके बाद माउंटेन्स हमें जब पता चले तो माउंटेन्स का क्या हाइट है। उसके बाद प्लेट्यूज, इन सब के बारे में जो भी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन मतलब क्वांटिटी में सब कुछ फाइंड होने लगा, फैक्ट्स को सब फाइंड करने लगे, ठीक है। तो ये जो पीरियड है इसमें स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें कि जो भी रीजन्स में रिसोर्सेज है उन सबके क्वांटिटीज को पता करने लगे, फैक्ट्स पता करने लगे। फिर आता है फिफ्थ फेज जो 1970s का रहता है जिसमें कि एमर्जेंस होता है ह्यूमनिस्टिक रेडिकल बिहेवियर स्कूल्स का। तो देखो ये जो फेज है ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है एक्चुअली। क्या होता है कि अभी हम देख रहे थे कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आ रहा था, ठीक है, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया था। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा सब फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए ही हुआ। हमने अभी तक ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए पढ़ा ही नहीं है कुछ, क्योंकि जो भी देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार पीरियड आ गया है, लेकिन अभी तक सब कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए ही फाइंड हुआ है। सबसे पहला जो भी रीजन्स फाइंड हुए, रिसोर्सेज फाइंड हुए, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया, सब कुछ फिजिकल इन्वायरमेंट के लिए हुआ। अब जो 1970s आता है उसमें बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि हमने ह्यूमन के लिए क्या फाइंड किया है, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ेंगे। तो देखो discontainment with quantitative revolution and its dishumanized manner doing geography led to the emergence of three new school of thought। देखो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशंस के खिलाफ जाके लोगों ने क्या किया, तीन नए स्कूल ऑफ थॉट को लाए जिसमें कि अब ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो ये जो तीन नए स्कूल ऑफ थॉट है ये हमारे बुक में एक टेबल दिया गया है, यहाँ पे ये टेबल है जिसमें कि अच्छे से डिटेल में बताया गया, उसे पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला आता है वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। तो देखो वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में क्या होता है कि इसमें हम लोग सोशल वेलबींग के बारे में पढ़ते हैं कि ह्यूमन के सोशल वेलबींग के लिए क्या अच्छा है। वेलफेयर आप सब जानते होंगे कि वेलफेयर सोसाइटी क्या होती है। वेलफेयर इंडिया इज वेलफेयर, एक्चुअली इंडिया में वेलफेयर सोसाइटी है, ठीक है। वेलफेयर क्या होता है कि ह्यूमन के लिए क्या अच्छा है, इस सब के बारे में जो स्टडीज होने लगी उनको कहते हैं वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। आप जब ग्रेजुएशन करेंगे, मैं बीएचयू से ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मैं सेकंड सेमेस्टर में इसको पढ़ी थी कि वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है। इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन ग्रेजुएशन, ठीक है। तो जितना अभी दिया गया है उसे आप अभी
ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसी में से आता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बुक में दिया है इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। तो देखो क्या है, आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट में हम पढ़ते हैं कि कैसे हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे वो ह्यूमन की लाइफ में वेलफेयर ला सकता है, कैसे ह्यूमन की लाइफ पॉजिटिवली चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं वेलफेयर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। फिर सेकंड आता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट इज बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म थ्योरी। तो आपने सुना होगा कि व्हाट इज मार्क्सिज्म थ्योरी। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में, एक मिनट। ठीक है, तो मार्क्सिज्म मार्क्सिज्म थ्योरी क्या है। देखो मार्क्सिज्म है, मार्क्स के हिसाब से, मार्क्स एक स्कॉलर थे, ठीक है। वो आए, उन्होंने उनके हिसाब से सोसाइटी में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनके पास है, उनको कहते हैं हैव्स, ठीक है। एक जिनके पास कुछ नहीं है, उनको कहते हैं हैव्स नॉट। इसका मतलब जिनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस है उनके पास वो हैव है, जिनके पास रिसोर्सेज का एक्सेस नहीं है वो हैव्स नॉट है। तो देखो ये जो दो तरह के सोसाइटी में दो तरह के जो लोग, ये जो डिवीजन हुआ दो तरह का, वो दो तरह के लोगों को जन्म देता है। एक जो पुअर है, ठीक है, और एक जो रिच है। और इसी को ये जो ये जो जन्म हुआ है सोसाइटी में दो तरह के लोगों का, ये हुआ है ड्यू टू कैपिटलिज्म। ठीक है, कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिस्ट जो सोच है वो क्या चाहती है कि जो गरीब है वो गरीब रहे और जो अमीर है वो अमीर ही रहे। ये मार्क्स का कहना है और इसी वजह से मार्क्स की थ्योरी आई है। मार्क्स की थ्योरी, तो देखो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट यही सोचता है कि कैसे जो कैपिटलिज्म है वो आज के कंटेम्पोररी सोशल प्रॉब्लम्स को जनरेट करता है। कैसे जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, कैपिटलिज्म के कारण कैसे कंटेम्पोररी सोशल प्रॉब्लम्स आए। ये सोशल प्रॉब्लम्स है क्या, ये सोशल प्रॉब्लम है पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी के अलावा भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है, लाइक डेप्रीवेशन, सोशल इनइक्वालिटी भी नो कैसे सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, और इनकम के बेसिस पे, बहुत तरह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी है और सोशल इनइक्वालिटी है, डेप्रीवेशन है, पॉवर्टी है, दिस ऑल आर ड्यू टू कैपिटलिज्म। तो ये मार्क्स का कहना। और रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, वो भी यही सोचती है कि कैसे वो, इसमें हम यही पढ़ते ही हैं कि कैसे ह्यूमन की लाइफ को कैपिटलिज्म ने इन्फ्लुएंस किया है, कैसे कैपिटलिज्म के कारण पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी ह्यूमन की लाइफ में है। तो इकोनॉमिक, आप देख सकते हैं कि कैसे इकोनॉमी हमारे ज्योग्राफी में आ रही है ना, इकोनॉमिक्स को हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ज्योग्राफी इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ठीक, हमें इसमें बहुत कुछ पढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। इसमें सारे सिस्टर डिसिप्लिन, आप जो भी सब्जेक्ट देख रहे हैं, चाहे वो साइंस हो, सोशल हो, यहाँ लिखती हूँ मैं, साइंस हो, सोशल हो, मैथ्स हो, ठीक है, इसमें फिजिक्स भी हो सकता है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, आप यहाँ तक कि एथिक्स के सब्जेक्ट भी देख रहे हैं, या फिर आप ये देख रहे हैं कि सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, और बहुत सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, वो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज वेरी वास्ट सब्जेक्ट, वेरी, क्योंकि हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ज्योग्राफी से ही सबको रिलेट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको बात करूं कि हिस्ट्री को मैंने तो समझा ही दिया है। अगर मैं बात करूं रॉक्स की, ठीक है, हम रॉक्स किस में पढ़ते हैं, जियोलॉजी में पढ़ते हैं। हम सब जानते हैं कि जियोलॉजी इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ रॉक्स। तो स्टडी ऑफ रॉक्स इज जियोलॉजी, और जियोलॉजी है साइंस का सब्जेक्ट, जियोलॉजी साइंस का सब्जेक्ट है। बट जो रॉक्स के बारे में पढ़ रहे हैं वो रिलेटेड है फिजिकल इन्वायरमेंट से। हम जानते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट में ये सब आता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट किससे रिलेटेड है ये भी बता दीजिए आप। फिजिकल इन्वायरमेंट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी, ठीक है। तो कैसे रॉक्स जियोलॉजी से रिलेटेड है, जियोलॉजी साइंस से रिलेटेड है, रॉक्स जो है वो फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है, फिजिकल इन्वायरमेंट रिलेटेड है ज्योग्राफी से। सो इट मींस साइंस एंड ज्योग्राफी इज रिलेटेड, है ना। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें, लाइक हम पढ़ते हैं क्या, क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। क्लाइमेट के बारे में किस में पढ़ते हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। क्लाइमेटोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं क्लाइमेट को, तो
वो आता है साइंस के सब्जेक्ट में, है ना, साइंस। बट क्लाइमेट तो हम मॉनसून वगैरह, बहुत सारा मॉनसून क्लाइमेट, ये तो हम ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं, हमने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। तो ये क्या है, क्लास 10 में हमने पढ़ा था क्लाइमेट ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी एंड साइंस रिलेटेड है, समझ आए कैसे रिलेटेड है। और ऐसे ही आप पढ़ते जाइए, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ज्योग्राफी इज वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे ज्योग्राफी कैसी है कैसी नहीं। चलो ठीक है। तो अब हमने रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट भी पढ़ लिया है। अब थर्ड आता है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है सोसाइटी के ऊपर, ठीक है, कैसे ह्यूमंस की डिफरेंट रिलीजन, रेस, एथनिसिटी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। इसमें हम लोग ह्यूमन के रिलीजन को पढ़ते हैं, रेस को पढ़ते हैं, एथनिसिटी को पढ़ते हैं, और कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रही है सोसाइटी को, ये पढ़ते हैं। तो हमें ये तीनों जो स्कूल ऑफ थॉट है वो अच्छे से समझ आ गया कि वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या है, और बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट क्या है। तो हमने इट मीन्स की 1970s का भी फेज पढ़ लिया है। अब आता है 1990s का फेज। ये पीरियड है 1990s का, जिसमें अप्रोच लिया गया है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन इन ज्योग्राफी, मतलब बिहेवियरल के बाद जो आता है पोस्ट मॉडर्नाइजेशन। देखो, द ग्रैंड जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ह्यूमन कंडीशन वर क्वेश्चन। अब देखो क्या हुआ कि अब यूनिवर्सल थ्योरीज को अप्लाई करने लगे ताकि ह्यूमन कंडीशंस को पता करे। जो मैंने बताया कि यूनिवर्सल थ्योरीज का मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर, मैं आपको बताऊं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए एक थ्योरी बना दी गई है कि जब मॉनसून शुरू होगा तो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल टाइम है। तो क्या ये यूनिवर्सल थ्योरी हमेशा एप्लीकेबल है? नहीं। ज्योग्राफी मैंने आपको बताया कि स्पेस और टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है, वैसे ही ये जो थ्योरीज हैं वो भी चेंज होंगे। तो 1990s के बाद ये जो पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आया ज्योग्राफी में, इसमें हम यही डिफरेंसेस पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल थ्योरीज कहाँ तक एप्लीकेबल है क्या नहीं, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम बहुत डिटेल में पढ़ा है, और हमें समझ भी आ गया है कि क्या बताना चाहता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इसमें बहुत सारे फील्ड्स आते हैं, हम सारे सिस्टर डिसिप्लिन से इसको रिलेट कर सकते हैं। अब हम लोग, मैंने तो तुम्हें ये बताया था कि ज्योग्राफी कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी के सब फील्ड्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम याद करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के सब फील्ड्स हमने क्या पढ़े थे। देखो, फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था क्लाइमेट, जो हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट है, एक मिनट, हाँ, क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट पढ़ा था। क्लाइमेटोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, एक सब्जेक्ट है साइंस का, और साइंस इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी विया क्लाइमेटोलॉजी। तो ऐसे ही जैसे फिजिकल ज्योग्राफी अदर सिस्टर डिसिप्लिन से रिलेटेड है, वैसे ह्यूमन ज्योग्राफी भी अदर सिस्टर डिसिप्लिन से रिलेटेड है। और वो कैसे है, यहाँ पे एक टेबल दिया गया आपके बुक में, उससे समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो ये है आपके यहाँ टेबल 1.2, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड द सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंसेस। सोशल साइंसेस का जो सिस्टर डिसिप्लिन है और ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। तो देखो बहुत सारे फील्ड्स हैं ज्योग्राफी में, जैसे सोशल ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सारे फील्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फील्ड्स हैं, और बहुत सारी सिस्टर डिसिप्लिन है। हम सब जानते हैं साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सेफोलॉजी, मिलिट्री साइंस, डेमोग्राफी, इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंसेस, दिस ऑल वेरी, बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो ये जो बहुत सारे फील्ड्स हैं, और जो ये बिग फील्ड है, ठीक है, ये सिस्टर डिसिप्लिन है, और ये जो फील्ड्स हैं, इन दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे सब फील्ड्स बनाते हैं, यही पढ़ेंगे। तो देखो, मैं बता रही थी आपको कि ज्योग्राफी कितना वास्ट सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी में अगर हमने उसे ध्यान से पढ़ा है तो हम उसके बारे में बहुत, उसके स्कोप के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। कैसे? इसके इतने सारे स्कोप है, देखो मैं भी तुम्हें डिटेल में समझाती हूँ कैसे। देखो, पहला आता है सिस्टर डिसिप्लिन सोशल साइंस का, जिसमें सोशियोलॉजी आता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं सोशल ज्योग्राफी को, पहला फील्ड है सोशल ज्योग्राफी।
तो सबसे पहला आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? अभी हम जानते हैं साइकोलॉजी से लोग साइकोलॉजिस्ट बन रहे हैं। साइकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ साइंस, ठीक है, ये सब्जेक्ट है साइंस का। साइंस का है प्लस सोशल साइंस का भी है। हम सोशल साइंस में भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं जिन्होंने सब्जेक्ट लिया है, और जिन्होंने साइंस में लिया वो साइंस में भी पढ़ सकते हैं। बीएससी करते हैं तो साइकोलॉजी पढ़ते हैं। ओके, तो साइकोलॉजी कैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड है? तो उसका सब फील्ड आता है बिहेवियरल ज्योग्राफी। बिहेवियरल ज्योग्राफी में हम बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है, ह्यूमंस की बिहेवियर, क्योंकि अभी हम ह्यूमन ज्योग्राफी के फील्ड्स पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमंस का बिहेवियर पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस और टाइम के हिसाब से। जो ह्यूमन का बिहेवियर है किसी भी चीज को लेके उसे पढ़ते हैं, और वो एक साइकोलॉजी का भी पार्ट है। तो देखो कैसे साइकोलॉजी से सिस्टर डिसिप्लिन से ये सब फील्ड बना है बिहेवियरल ज्योग्राफी का। ऐसे ही सेकेंड आता है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स, देखो मैं यहाँ लिखती हूँ। देखो मॉडर्न पीरियड में ये जो इकोनॉमिक्स है उसमें बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया है। लाइक अगर हम एक फेमस इकोनॉमिस्ट के बारे में बात करें तो अमर्त्य सेन, आप सब जानते होंगे अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन ने ये व्यू दिया है कि कैसे इकोनॉमिक्स जो है वो वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, ह्यूमन के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, और उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए ह्यूमन वेलफेयर के रूप में, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया है वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये फील्ड है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, जिसमें कि वेलफेयर को पढ़ते हैं ह्यूमन के वेलफेयर को। और ये ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है? तो देखो ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग में हम यही पढ़ते हैं, वेलफेयर इकोनॉमिक्स को ही पढ़ते हैं। तो ये इसका सब फील्ड हो गया। थर्ड आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हम सब जानते हैं जिसमें सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, सोसाइटल नॉर्म्स के बारे में, सोसाइटी में जो भी डिफरेंसेस है, जो भी समानताएं हैं, उन सबको पढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है बाई ज्योग्राफी ऑफ लीजर्स। ज्योग्राफी ऑफ लीजर्स एक सब फील्ड है जो कि जिसमें सोशियोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ता है, और वो कैसे वो एक सिस्टर डिसिप्लिन को कनेक्ट करता है, सोशियोलॉजी के सिस्टर डिसिप्लिन, सोशियोलॉजी को ही कनेक्ट करता है एक्चुअली, जो कि सोशल साइंस का सिस्टर डिसिप्लिन है, ठीक है। फिर आता है थर्ड एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग कल्चरल, अगर एंथ्रोपोलॉजी को देखें कैसे रिलेटेड है तो कल्चरल ज्योग्राफी में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी के एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फिर थर्ड आता है, फिर इसके बाद आता है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड वीमेन्स स्टडी, जिसमें कि हम लोग जेंडर ज्योग्राफी देखते हैं। जेंडर ज्योग्राफी क्या होता है? देखो जेंडर के आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में बहुत बड़ा डिबेट है जेंडर ज्योग्राफी कैसे। एक मिनट, डिबेट, यस, कैसे? तो मेल और फीमेल के बीच जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा डिबेट है आज के टाइम में। तो ये जो जेंडर ज्योग्राफी है इसमें हम यही पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ते हैं और विमेंस की स्टडी करते हैं। फिर आता है हिस्ट्री। मैंने आपको बताया कैसे हिस्ट्री से ज्योग्राफी रिलेटेड है, इसको कहते हैं हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी की खुद एक हिस्ट्री है, और हिस्ट्री भी जो पढ़ते हैं उसमें भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कैसे रिलेटेड है। तो ये जो सिस्टर डिसिप्लिन है हिस्ट्री का, वो एक सब फील्ड बनाता है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। फिर आता है एपिडेमोलॉजी। एपिडेमोलॉजी एक साइंस का फील्ड है, ठीक है, साइंस का। इसमें हम लोग मेडिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मतलब साइंस के फील्ड से देखो कैसे ज्योग्राफी रिलेटेड है। तो ये है मेडिकल ज्योग्राफी, ठीक, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। तो ये है मेडिकल ज्योग्राफी। फिर आता है, अब हम लोग पढ़ेंगे अर्बन ज्योग्राफी के बारे में। अर्बन ज्योग्राफी हम जानते हैं आज के मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा जो हो रहा है चेंजेस, वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन, रूरल एरिया। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन सर्च ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सर्च ऑफ एजुकेशन, इन सर्च ऑफ बेटर हेल्थ फैसिलिटीज। तो जो माइग्रेशन हो रहा है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में, उसे कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है वो एक फील्ड बनाता है ज्योग्राफी का, अर्बन ज्योग्राफी, अर्बन की ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, जिसमें कि हम पढ़ते हैं अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग्स को। अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग्स में क्या पढ़ते होंगे? तो देखो क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन के कारण बहुत इनफॉर्मल तरीके से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है अर्बन एरियाज में। कैसे? जो इनफॉर्मल तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण हो क्या रहा है कि स्लम्स बन जा रहा है एरिया में, स्लम्स जनरेट हो रहा है, और इससे क्या होता है कि वहाँ अर्बन सोसाइटी जो है वो भी सही से डेवलप नहीं हो पाएगी, और कंट्री भी डेवलप नहीं हो पाएगा, कंट्री इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है स्लम। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि अर्बन प्लानिंग की पढ़ाई शुरू हो रही है, अर्बन स्टडीज की और उसकी प्लानिंग की, और वो है ज्योग्राफी से रिलेटेड
अर्बन ज्योग्राफी कैसे, ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है वो आप ही लोग बताइए। देखिए जैसे कि जो ज्योग्राफी है, अगर हम किसी एरिया की ज्योग्राफी जानेंगे तो वहां का क्या लैंडफॉर्म है, क्या सब कुछ जान जाएंगे और उसके हिसाब से अर्बन प्लानिंग हम कर सकते हैं सही से। तो इसी तरीके से अर्बन ज्योग्राफी जो है वो रिलेटेड है ज्योग्राफी से। फिर आते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी पे, थर्ड है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। इसमें सबसे पहला आता है पॉलिटिकल साइंस, सेकंड है सेफोलॉजी, देन मिलिट्री साइंस। देखो सेफोलॉजी जो है वो इलेक्टोरल ज्योग्राफी से, इलेक्टोरल ज्योग्राफी एक सब फील्ड बनाता है, एंड मिलिट्री साइंस मिलिट्री ज्योग्राफी। देखो पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मतलब यही है कि कैसे ज्योग्राफी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं ज्योग्राफी के हिसाब से। सेकंड है मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस में क्या होता है कि मिलिट्री कैसे, मिलिट्री साइंस को अगर हम पढ़ेंगे तो उसे मिलिट्री ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। लाइक अगर किसी एरिया का क्लाइमेट ये है तो यहाँ मिलिट्री के कैसे ट्रूप्स रहेंगे, कितने ट्रूप्स रहने चाहिए, कहाँ कैसा एनवायरमेंट कंडीशन कैसा है, तो ये सब हम मिलिट्री साइंस में और मिलिट्री ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। फिर फोर्थ आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अब हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं ये सब हम इस चैप्टर में, इस बुक में भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। जैसे ये आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब है हम लोग इसमें पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, कंट्री का या फिर किसी भी पूरे वर्ल्ड का भी पॉपुलेशन पढ़ सकते हैं, तो दिस ऑल इंक्लूडेड इन डेमोग्राफी। और इसे इसका बड़ा एक फील्ड है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जिसमें हम पॉपुलेशन को पढ़ते हैं। ठीक, फिर आता है फिफ्थ सेटलमेंट ज्योग्राफी। सेटलमेंट ज्योग्राफी ये भी रिलेटेड है अर्बन ज्योग्राफी से ही। कैसे, और जैसे अर्बन ज्योग्राफी में सिर्फ अर्बन एरियाज को पढ़ते हैं, लेकिन सेटलमेंट ज्योग्राफी जो है उसमें अर्बन और रूरल प्लानिंग दोनों पढ़ते हैं कि रूरल प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, रूरल एरियाज कैसे होने चाहिए और अर्बन एरियाज कैसे होने चाहिए, दोनों पढ़ते हैं। फिर लास्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहला आता है इकोनॉमिक्स, सेकंड है रिसोर्स इकोनॉमिक्स। रिसोर्स इकोनॉमिक्स एक सब फील्ड बनाता है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स। इसका मतलब इसमें हम पढ़ते होंगे रिसोर्सेज के बारे में। फिर थर्ड आता है एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस में क्या पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की कैसे, कहाँ का लैंड कैसा है, कहाँ एग्रीकल्चर, कैसा एग्रीकल्चर होना चाहिए, किस जगह पे कैसा। ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल है तो वहाँ कौन सा एग्रीकल्चर सही रहेगा, कॉटन का। ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल है तो वहाँ कौन सा एग्रीकल्चर ज्यादा सुटेबल रहेगा। ये होता है एग्रीकल्चरल साइंस में। साइंस इज द फील्ड ऑफ साइंस, ऐसे नेम दिस नेम सजेस्ट। लेकिन ये जो एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी है ये तो ज्योग्राफी का फील्ड है, तो ये एक सब फील्ड बना रहा है साइंस के साथ मिलके। ठीक है, फिर थर्ड आता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। इसमें बढ़ते कि इंडस्ट्रीज कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ सुटेबल प्लेस है, ये सब। अगर इसकी ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो इसे कहेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की ज्योग्राफी कैसी होनी चाहिए, कहाँ सुटेबल लैंड है, सब कुछ, एवरीथिंग वी स्टडी इन ज्योग्राफी, स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्री। फिर फोर्थ आता है बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, जिसमें कि ये भी जो भी कॉमर्स लिए होंगे क्लास 11 में वो जानते होंगे कि बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स और कॉमर्स क्या होता है। तो ये सब ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग में। तो देखो कैसे कॉमर्स का सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसे समझ सकते हो आप। फिर आता है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये जो ग्रेजुएशन आप करोगे तो एक सब्जेक्ट आता है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। मतलब ये तो एक सब्जेक्ट जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म कैसे, तो देखो कहीं भी टूरिस्ट जो होते हैं वो गाइड करते हैं, किसी भी एरिया की ज्योग्राफी गाइड करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है ट्रैवल एंड टूरिज्म भी। और आज के टाइम में ये जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो बहुत बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी ला रहा है, स्कोप ला रहा है। तो बहुत ही बड़ा स्कोप है। देखो ज्योग्राफी कैसे रिलेट कर रही है हर एक सब्जेक्ट के साथ, आप ये देख सकते हैं। फिर आता है लास्ट इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ट्रेड कैसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। जैसे यूरोपियंस ट्रेड के लिए ही कॉलोनीज स्टैब्लिश किए, तो ट्रेड जो है इंटरनेशनल ट्रेड वो भी हम ज्योग्राफी से ही पढ़ते हैं। कैसे, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये एक सब फील्ड है जिसमें हम ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा कि कैसे इतने सारे सिस्टर डिसिप्लिन है ह्यूमन ज्योग्राफी के, ये सिर्फ ह्यूमन ज्योग्राफी के हैं। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा फिजिकल ज्योग्राफी के कैसे सिस्टर डिसिप्लिन है, लेकिन आपको अभी भी बहुत डिटेल में नहीं बताया गया, क्योंकि क्लास 12 के बेसिस पे इतना ही बताया जाएगा। जब ग्रेजुएशन में आप आएंगे तो और ज्यादा पढ़ेंगे कैसे सिस्टर, बहुत बहुत बड़ा स्कोप है ज्योग्राफी का, कैसे उसके सिस्टर डिसिप्लिन है, सब कुछ। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये जो एक्सरसाइज है इसे आपको
ये आप कर लीजिएगा। इसके कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आए या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। आई विल बी देयर फॉर यू। थैंक यू फॉर द लेक्चर। ओके।